पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत आने वाले पुर्तगाली गवर्नरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, भारत आने वाले पुर्तगाली गवर्नरों का सही क्रम क्या है? सबको गुड इवनिंग है, प्रणाम है भाई। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी बेस्ट करें। चलिए, भारत आने वाले पुर्तगाली गवर्नरों का सही क्रम क्या है? एक बार जल्दी से धड़ल्ले से आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट का सी, बी। चलिए, आपके आंसर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए चलिए, सी सी। सी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे पहले आया था फ्रांसिसो द अल्मेडा। ठीक है, कौन आया था? अल्मेडा। और अल्मेडा जी का जो शासन मतलब जो गवर्नर थे वो कब से कब तक थे दोस्तों? 1505 से 1509 तक ये क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, इन्हें ने ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो आप सभी को पता है, अरब सागर में जब पुर्तगालियों का एक छत्र राज्य हो गया था उस समय, जब तब क्या करते थे इन लोग, कोई भी जो आने जाने वाले होते थे अरब सागर से, अगर किसी भी देश को व्यापार करना होता था तो उनसे ये टैक्स लेते थे दोस्तों। बिना हमको क्या है पैसा दिए आप इधर उधर व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही थी इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो अल्फांसो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसके बाद बात करें हम लोग अल्बुकर्क की। ठीक है, अल्बुकर्क थे। इसके बाद इनका जो गवर्नर थे ये 1509 से लगाकर 1515 तक ये गवर्नर थे। इसके इन्होंने दोस्तों इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली जो यहाँ पर आए थे, तो भारत में पुर्तगालियों का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? अल्बुकर्क को अवास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों 1510 में गोवा पर जो है वो क्या कर लिया था? अधिकार प्राप्त कर लिया था यूसुफ आदिल शाह से। कई बार चर्चा हो रही है और जितनी बार हो रही है मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। और इसमें एक चीज और बता दूं, आज जो है हम लोगों ने जो अभी हमारा बजट पेश हुआ था, बजट से भी संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाकर बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर तो प्रतिबंध लगाया, चलो ये काम तो इसने अच्छा किया था, लेकिन दोस्तों इसने एक गलत काम भी चालू किया था। खैर उस बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, तो उसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें नीनू डी सा। तीसरे जो थे वो नीनू डी था थे, और चौथे नंबर पर है अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, अल्फांसो डी सूजा ने दोस्तों कार्ड्स व्यवस्था चलाई थी। ये कार्ड्स व्यवस्था क्या होती है? तो जैसे आप दूसरे देश जाते हो दोस्तों, तो दूसरे देश जब हम जाते हैं तो हमको पासपोर्ट वगैरह जो लगता है, ठीक है, पासपोर्ट लगता है और बहुत सारे कागज आपको देने पड़ते हैं। तो वैसे ही अगर भारत से किसी को व्यापार करना है और भारत वालों को किसी से यदि व्यापार करना है, तो उनको इनसे परमिशन लेकर जाना पड़ता था और इनको कुछ पैसा देकर जाना पड़ता था। और आपको आश्चर्य होगा, अल्फांसो डी सूजा जो है वो 1542 से 1545 तक गवर्नर रहा था पुर्तगालियों का। और इसके समय में शेरशाह सूरी जो था दोस्तों 1540 में और 40 से 45 तक वो शासन किया था यहाँ पे।
हमारे जो क्षेत्र है भारत है उसमें, तो इसने भी जो है शेरशाह सूरी ने अकबर और बादशाह अकबर जबकि शासन में देखें तो ये क्या थे, अधिक शक्तिशाली थे, अधिक ताकतवर थे, लेकिन उसके बाद भी ये कार्य व्यवस्था इन लोग मानते थे दोस्तों, इनको भी टैक्स देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था? क्योंकि स्थल में तो ये क्या थे, स्थल में हमारी जो अकबर था और शेरशाह सूरी जो व्यवस्था थी, इनका शासन तेज था, शक्तिशाली था, लेकिन जलीय मार्ग पर, जल में दोस्तों यहाँ पर हमारी सेना नहीं, हमारी मतलब जो उस समय शासन कर रहे थे उनकी सेना कमजोर थी। इस वजह से इनको कार्ड व्यवस्था जो है वो माननी पड़ती थी। और वो किसने लागू किया था दोस्तों? अल्फांसो डी सूजा। तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है, और यही हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। आनंद रहिए अभी जी, स्वस्थ रहिए, सभी मस्त रहिए और आनंद के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया है? जल्दी बताएंगे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया है? टू का डी आंसर आ रहा है। चलिए, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य शैली, टू का डी 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 डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इससे आनंद आ गया आप लोगों के उत्तर देख के। चलिए, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं सीरीज। और दूसरा दोस्तों, पीडीएफ टेलीग्राम, सभी पीडीएफ आप मिल गया होगा मेरे ख्याल से, तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ को जो है वो ज्वाइन करके रखें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, टू का डी आ रहा है और किसी किसी ने ए भी दिया है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले दोस्तों लाया गया था, ठीक है, कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था, तो ये सत्य है। 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पुर्तगाली ही थे। गोथिक स्थापत्य शैली, ये भी इन्हीं की देन है दोस्तों। गोथिक स्थापत्य शैली में जो विंडोज है वो ये आकार के होते थे और जो उनकी खिड़की भी होती थी वो सामने की तरफ होती थी। तो ये स्थापत्य शैली है, अगर हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, ठीक है। तो ये स्थापत्य शैली भी, गोथिक स्थापत्य शैली भी पुर्तगालियों की देन है। ब्लू वाटर पॉलिसी अभी बताया मैंने, ठीक है, अल्मेड़ा जी द्वारा लाया गया था, ठीक, क्लियर है। ब्लू वाटर पॉलिसी। भारत में सूती वस्त्र को सर्वाधिक निर्यात करने वाले, तो सूती वस्त्र का सर्वाधिक निर्यात करने वाले दोस्तों ये थे डच। कौन थे? डच थे, ठीक है, ना कि डच जो नीदरलैंड हॉलैंड वाले हैं वो डच थे, ना कि पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा जो व्यापार किया दोस्तों मसालों का किया। किसका किया? मसालों का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आंसर होगा डी, आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस अंग्रेज यात्री ने अजमेर में जहांगीर से भेंट की थी? नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। एग्जाम आपके सामने है, अभी हवा लहर भी चल रही है कि जो है एडीओ का भी एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और कल से हमारी थ्योरी क्लास भी चालू हो रही है दोस्तों, तो कल हो सके तो मेरे समय में जो है आपको थ्योरी क्लास भी देखने को मिलेगी और बहुत डिटेल में आप जरूर देखिएगा। बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। किस अंग्रेज यात्री ने अजमेर में जहांगीर से भेंट की थी? ठीक है, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर थॉमस रॉ, एडवर्ड टेरी। ऑप्शन सी। क्या बात है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे वाह, गुड, वेरी गुड, आनंद आ गया आपके आंसर देख के मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं पहले ही बता दिया हूं, मेरे टीचरों ने कहा है और कुछ स्टूडेंट का मैसेज भी आया है कि बीच के कमेंट नहीं लूंगा दोस्तों, टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है,
और सभी फिर मेरे को चढ़ाई कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं बीच में कमेंट्स अभी नहीं लूंगा, सिर्फ आंसर ही लूंगा। इसी टाइम पर होगी, देखिए लेना ही पड़ता है, इसी टाइम पर ही होगी कॉन्सेप्चुअल खासकर, या तो हिस्ट्री की होगी, ये भी बता देता हूँ, या तो पंचायती राज व्यवस्था चालू करेंगे या हिस्ट्री, दोनों में से देखते हैं, जो भी होगा आपके आधार पे चालू कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइम पर होगी। हाँ, मैं फिर विलियम हॉकिंस भी दोस्तों मिला था, किससे मिला था? जहांगीर से, लेकिन ये 1608 में से 13, ठीक है, मिला था। और इसने जो है मिलकर, आपने सी आंसर दिया है, देखिएगा, अरे कोई सॉरी वाली बात नहीं, सब आनंद से रहिए, कोई सॉरी वाली बात। ये जब मिला था दोस्तों, इसने मुलाकात जो की थी, ये हाँ, इसमें पूछा है अजमेर में, ये मुलाकात किया था आगरा, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। कहां पर किया था? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और इसने मिला था तो ये कंपनी की तरफ से आया था, ना कि अपने गवर्नमेंट की तरफ से आया था, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, उसको वो राजा की तरफ से नहीं आया था। लेकिन ये राजा का लेटर लेके जरूर आया था। इसने जो है वो क्या कर लिया था, जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर ली थी व्यापार के लिए, ठीक है। और व्यापार के लिए अनुमति तो प्राप्त की दोस्तों, लेकिन 1608 में इन्होंने व्यापार भी, यहाँ पर कोठी भी स्थापित कर दी, व्यापार भी चालू कर दिया, धड़ाधड़ इनका काम। मतलब ये तो ऑर्डर मिले और हम लोग हथियार ले, ऐसा वाला काम था। तो ये लोग इस कोठी भी स्थापित कर दिए 1608 में, आप लोगों को पता है कहां पर, ये भी डिस्कस कर चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि भैया पुर्तगाली भी तो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों का कान भरना स्टार्ट किया कि भाई हम जब यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो आप इनसे फिर बोल रहे हैं, फिर ये टकराव होगा, और ये जो है आपको फिर, हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, हम लोग को आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, तरह तरह की बातें अंग्रेजों से की, सॉरी जहांगीर से की। और उसके बाद दोस्तों क्या किया कि जहांगीर जो है उसने अंग्रेजों का ये जो कोठी स्थापित किया था उसके सारे अधिकार वापस ले लिए थे। लेकिन ये फिर कहाँ, स्वाली का युद्ध हुआ 1612 में। 1612 में क्या हुआ था? स्वाली का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और पुर्तगालों के बीच। कब हुआ था? 1612 में। पुर्तगालों, तो पुर्तगालियों को क्या कर दिया था दोस्तों? इसने हरा दिया था, ठीक है, हरा दिया था। उसके बाद जो है फिर इसने जो है, हाँ हाँ, आ रहा हूं, तो हरा दिया था पुर्तगालों को, ठीक है। तो इसने फिर क्या किया, अंग्रेजों ने फिर से कोठी स्थापित की और 1613 से इन्होंने व्यापार जो है वो प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। और उस समय दोस्तों इसने जहांगीर को 400 मनसब भी प्रदान किए थे। मनसब सैन्य व्यवस्था को लेकर था, तो 400 मनसब भी प्रदान किए थे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसको दोस्तों, किसको, विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि भी प्रदान की थी। किसकी? खान की उपाधि। इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे, देखिए एक प्रश्न में आपके कम से कम 5 से 7 प्रश्न और कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से इसको बिल्कुल नोट करते जाइएगा दोस्तों, आनंद के साथ पढ़िएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों टॉमस रो। कौन है? सर टॉमस रो ने 1615 में जो है दोस्तों जहांगीर से अजमेर में जो है वो मुलाकात की थी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट है आपके सामने चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? जल्दी से बताएंगे। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। और किसी को पटवारी की क्लास ज्वाइन कर रही है तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर एप्लीकेशन में जाकर या सर से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? डी ए आंसर आना स्टार्ट। थोड़ा कंफ्यूजन, आंसर धीरे आ रहा है, मतलब आप लोगों को दिक्कत है। डी 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 ए डी डी ए डी ए। ओके, वेरी गुड।
क्या बात है। वेरी गुड, चलिए, क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात, आज सर बॉल पे सिक्स, मतलब कसम खा के आए, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं सर को। आज पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन। एक चीज और है दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो क्वेश्चन देखने के बाद। जब सेशन खत्म होता है प्लीज कमेंट करिए कैसी लगी क्लास, वो जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और कितने नंबर आए वो भी बताइए, आप लोग अपना सेल्फ चेक करिएगा आप लोग, तभी डिसाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन की प्रकृति आप देख रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का जबरदस्त आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है वहां तक जो है वो विस्तृत थी। एक प्रश्न और आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो आकृति, जो फैली हुई थी उसकी आकृति कैसी थी, तो उसकी आकृति जो है दोस्तों वो त्रिभुजाकार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये है गुजरात में। ये अगर हम लोग इधर बात करें बलूचिस्तान तक, उत्तर प्रदेश में अजमेर तक जो है इसका विस्तार, आलमगीर, उत्तर प्रदेश में आलमगीर तक इसका विस्तार था। गुजरात में दाइमाबाद हिंडन नदी तक इसका विस्तार था, नीचे गोदावरी नदी तक। ऐसे ये पूरा विस्तृत था दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। जी, जी, धन्यवाद धन्यवाद। वेरी गुड, बढ़िया। तो ये पूरा हमारा ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। इससे पहले 1826 में इसके ईंट मिले थे दोस्तों अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों ने फिर इसको खोजना ठीक नहीं समझा। क्यों? क्योंकि 4000 साल पहले, देखिए अब आपको बताऊंगा तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। 4000 साल पहले अंग्रेजों को लगा कि 4000 साल पहले इन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, और अंग्रेज तो अभी अभी कर रहे हैं, मतलब अभी चालू किए हैं इन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग। तो इनको लगा कि भैया इन लोग की संस्कृति तो बहुत पहले से विकसित है, अभी हमने खोजना शुरू किया है। पक्की ईंट तो अभी हम लोगों ने घर बनाना स्टार्ट किया, इन लोग 4000 साल पहले से बना रहे हैं, मतलब इनकी सभ्यता तो बहुत पहले से क्या है, विकसित है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें बहुत सारी जानकारी, लेकिन टाइम पूरा एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। चलिए अगली बार देखेंगे उसमें। भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है? छाप दीजिए, जल्दी से छाप दीजिए। हो गया पूर फोर का आंसर 5 सी। ओके, बढ़िया, क्या बात है। तो 5 प्रश्न और पांचों में मैक्सिमम का सही। आनंद, कल थोड़ा और टफ सेट करना पड़ेगा, इतना इजी मतलब। क्या बात है, मतलब धड़ाधड़, नहीं नहीं निकल, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाया जाएगा दोस्तों। जी, ये सही जवाब है 4096। 5000 नहीं, 5000 बहुत ज्यादा होता है। देखिए, पाकिस्तान से कितनी सीमा साझा करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है 3323 किलोमीटर। चीन के साथ करता है 3488 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का जो दूरी साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। सभी का जवाब लगभग सही था, एक दो को छोड़कर। तो आप सभी बधाई के पात्र हो, 5 नंबर तो पक्के हैं आज, और मैक्सिमम सही जवाब दे रहे हो। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपके सामने है, धड़ाधड़ लगा दे रहे हो, क्या बात है, आनंद है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों अपने लक्ष्य पर पहुंचने से, पोस्ट लेने से, ठीक है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, कूट दूंगा, चिंता मत करो, कल पूरी तरह से कूट दूंगा मैं। मतलब कूट वाला क्वेश्चन दूंगा भाई, कूट दूंगा ऐसा नहीं, कूट वाला क्वेश्चन दूंगा। 6 का डी, ये लो, सी डी डी डी।
मतलब आज कसम खा के आए हो, 2 दिन मतलब फुल पड़ा है आप लोगों ने। हाँ, एकदम पूरा पूरा का पूरा राइट। क्या बात है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई है दोस्तों 8,076 मीटर। गोसाई थान है 8,013 मीटर। कामेत है, कामेत का ये छोटी पहाड़ी है, खैर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और ये है 7,817 मीटर। लेकिन ये दोनों जो है दोस्तों कहाँ पर है? नेपाल हिमालय में। कहाँ पर है? नेपाल हिमालय में, ठीक है। और ये दोनों जो है वो है कुमाऊं हिमालय में। लेकिन कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो ये होगा नंदा देवी। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा और बहुत सही जवाब दिया। आनंद के पात्र प्राप्त हो रही होगी आनंद के। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। अब इसमें थोड़ा सा लगता है कि आप लोग सही जवाब देंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन बैक टू बैक 99% ने सही जवाब दिया है भाई, बैक टू बैक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं, एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं, जल्दी से छबाई कर दीजिए, छाप दीजिए। बी, बी, डी, बी। उपन्यास है जी। 7 का अभी आंसर आ गया, 8 का आप 7 में लगे हो अभी तक। उपन्यास है जी, निश्चिंत रहिए उसके लिए। जी बी, चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम जबरदस्त आंसर दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शंकर शेष। शंकर शेष, ठीक है। लगभग इसमें भी सब लोगों ने जो है जबरदस्त उत्तर दिया है। सत्यदेव दुबे बिलासपुर से हैं, 1936 में इनका जन्म हुआ था, स्थान भी याद रखेंगे। शंकर शेष भी बिलासपुर से हैं, 1933 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है दोस्तों 26 वर्ष की उम्र में ही 22 से अधिक जो है वो लेख लिख डाले थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी और जो है, आंसर यही है, इसके अलावा इनकी और जो किताबें हैं या उपन्यास कह लीजिए, वो है नई सभ्यता, नई सभ्यता के नए नमूने। एक मिनट में लिख दूं, नई सभ्यता के नए नमूने। इसके अलावा बेटों वाला बाप, बेटों वाला बाप, ये थोड़े से फेमस हैं तो इनको आप याद रखेंगे। तिल का ताड़, तिल का ताड़, ठीक है। बिन पानी के द्वीप, बिन पानी के द्वीप, तो ये 3 4 आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं लगभग जितने दिए सभी सही आंसर दिए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसके अलावा विभू कुमार जी की बात करें, इनका जन्म 1942 में है। अशोक कुमार जी की बात करें तो ये रायपुर से है, 1953 में। और इन्होंने दोस्तों रायपुर अंधेर नगरी सिंहासन खाली है छतरियां जैसे नाट्य का मंचन निर्देशन किया है। और भारत एक खोज और सुरभि जो आप कार्यक्रम देखते थे दूरदर्शन में, ठीक है, वो जो है उनकी पटकथा जो है अशोक कुमार मिश्र ने लिखी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है पाली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जल्दी से आ जाइए। पाली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आंसर देंगे भाई सभी।
7 8 8 का आंसर दीजिए। ए डी बी। पाली परब होता क्या है दोस्तों? पाली परब जो है वो 8 DABS। अरे इसमें थोड़ा ऑप्शन में इसमें दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। ये हल्बा जनजाति और भतरा दोनों जनजाति द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, भीमा देव को प्रसन्न करने। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में जो है वो डांस नाच गाना जो कार्यक्रम होता है, तो ये दोनों हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यंजन को छत्तीसगढ़ का लॉलीपॉप कहा जाता है? सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। और अभी कल फिर सभी लॉलीपॉप बना के खाएंगे, ठीक है। इस व्यंजन को छत्तीसगढ़ का लॉलीपॉप कहा जाता है। इसका भी आंसर लगभग सही देंगे हम लोग। वाह, आनंद है। लाटा ना, मैं जानता हूं इसका तो सभी सभी। वेरी गुड। गटक लो। चलिए आनंद है दोस्तों। किसको कहते हैं? लाटा को, ठीक है। ठेठरी किससे बनता है दोस्तों? बेसन से, आप पता है, चना बेसन। और गुजिया तो है मैदा, मैदा के अंदर आप खोवा मिला दो, जो मिलाना है मिला दो, सूजी मिला दो, और काजू किशमिश जितने नाना प्रकार के आपको आइटम अच्छे लगते हैं, सूखे मेवे डालकर आप बना सकते हैं, ठीक है। लाटा जो है इमली से। अब लाटा कौन कौन खाया है, जल्दी से अपना हाथ ऊपर करके जरूर बताएंगे। लाटा किस किस ने खाया है? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ। और ऐसा बनता है दोस्तों चावल आटा से, चावल आटा और गुड़ से, चावल आटा प्लस गुड़, ठीक है। लाटा किस किस ने खाया है? चिली नमक के साथ। ठीक। हाँ आएगा ही, मैं बता रहा हूँ ना, सबका आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने दबाया, मतलब क्या बात है। और लाटा का आनंद तभी है जब क्या है कि खुद बना के खाओ, तब तो फिर बनाते बनाते जो इसका आनंद आता है वो अनमोल होता है। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी व्यंजनों को भी आप याद रखेंगे। कभी कभी इस किससे बनता है ये भी पूछ लिया जाता है। बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गीत प्रधान परंपरागत खेल है। गीत प्रधान परंपरागत खेल है। बढ़िया, आते रहिए। अभी मौसम आ गया है, गर्मी वाला भी आ गया है, तो गर्मी में तो लाटा का आनंद ही है। पहली बार सुन रहे तो बिल्कुल बना के खाइए, देख लीजिएगा, तो दूसरी बार फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में गीत प्रधान परंपरागत खेल है, आपके सामने है। डेली, ठीक है भाई, डेली दफा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 का आंसर आ रहा है डी। ए डी डी डी। मतलब आज पूरा नॉकआउट खेलोगे तुम लोग, है ना? नॉन स्टॉप नॉकआउट, पूरा 50 ओवर एक साथ खेलेंगे सर। वाह, बढ़िया भाई। तो ये ठीक है मैं समझ गया। अटकन मटकन दही चटाकन लौहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबू, गंगा ले गोदावरी। तो ये तो मेरे ख्याल से बचपन में सभी लोगों ने खेला होगा जो गांव से हैं यहाँ बेसिकली। बढ़िया। काऊ माऊ मेकरा के जाला फूर, ये भी सभी लोगों ने खेला होगा, ये भी गीत प्रधान है। पोसम पा भाई पोसम पा, ये भी सभी लोगों ने खेला होगा। ये सभी के सभी गीत प्रधान परंपरागत खेल हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है और सभी ने जो है, मतलब इसमें तो एक गलत आया है, बाकी लगभग मुझे सभी सही दिखा है। चलिए धन्यवाद, आनंद है, सभी ने खेला है। तो
देखिए हाल ही में नहीं है, ये हाल ही में है, हाल ही में नहीं होगा, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, आपके क्लास में आनंद आ जाता है सर, धन्यवाद भाई। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, हाँ जी, हम भी खेले हैं भाई बचपन में, हम भी गांव से हैं, बहुत खेले हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितना है। 11 डी, आंसर बी स्कीप। हाँ, बच्चे लोग खेलते हैं, बिल्कुल आनंद आता है, कभी बच्चे भी बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, और तैयारी बिल्कुल करते रहो, ठीक है। इस खेल मेल के चक्कर में हम लोग अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे भाई, पता चल रहा है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक पोजीशन पे पहुंच जाओ दोस्तों। क्या होता है सभी का 11 डी और बी में कंफ्यूजन आंसर आ रहा है, डी और बी। तो क्या होता है कि हमको मेहनत, देखिए हमको मेहनत एक बार करनी है, वो हमको लाइफ टाइम, हमको पूरी सिक्योरिटी, सम्मान, पैसा सब देने वाले हैं। और आपको मेहनत कितना करना है, 1 साल। तो जीवन संवारने के लिए, अपने अपने बच्चों के, अपने परिवार के सम्मान पाने के लिए आप अपना 1 साल क्या कर दीजिए, झोंक दीजिए चूल्हे में। चूल्हे में नहीं झोंकना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, तैयारी करिए। डी सी सी आंसर आया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 12,623। मैंने पूछा 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितना अधिक है, ठीक है। तो 20-21 में कितना था, इतना था दोस्तों, और 21-22 में कितना है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,18,401 ऐसे ही पूछेगा, या तो परसेंटेज में पूछेगा या तो इसमें पूछेगा। परसेंटेज में 11.93 के आसपास है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें आप सीधा सीधा अगर रुपए में पूछ रहा है तो ये ऐसे पूछेगा। अब इसको घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, डी। क्लियर है, मेरे ख्याल से प्रश्न सभी को स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड, बढ़िया। तो ऐसे याद रखेंगे। और ये है 2020-21, ये है 2021-22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ बजट 2022 के अनुसार सत्य कथन है। चलिए, कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2022 के अनुसार सत्य कथन है। देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके जाइएगा, और नहीं आएगा तो सुझाव देके जाइएगा और कैसे सुधार किया जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या के संबंध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही मैक्सिमम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। चलिए, छत्तीसगढ़ बजट 2022 के अनुसार सत्य कथन है। प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दर 32.1% है। सत्य कथन, सबसे पहले तो ये देखिए, सत्य कथन निकालना है, मतलब 3 तो असत्य होंगे, ठीक है। तो 12 का आंसर दीजिए, 12 ब, वेरी गुड। 12 ए, वेरी वेरी गुड। 12 ब, वेरी गुड। चलिए चलिए, आ जाइए। बजट पर विशेष क्लास बनी हुई है, अगर बजट नहीं देखे हो तो देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 12 बी, बी 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 बी, मतलब यहां से थोड़ा पोजीशन टाइट है। देखिए दोस्तों, प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दर जो है वो कम है, किससे, अपेक्षाकृत देश हमारे भारत सेंट्रल से। तो प्रदेश में बच्चों का कुपोषण दर जो है 31.3% है, और देश में बच्चों का कुपोषण दर जो है वो 32.1% है। ये उल्टा ही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों उल्टा है, ठीक। बात करें पिछले 3 वर्षों में कुपोषण दर 7.8% कम हुआ है। ये 7.8% कम नहीं हुआ है दोस्तों, 8.7% कम हुआ है, ठीक है। तो देखो, बजट वाला वीडियो देखो, डला हुआ है। तो ये 8.7% है, ठीक।
अब याद करें इसकी 2019 में चिन्हांकित 4.33 लाख बच्चों में से 1.77 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं। ये सत्य कथन है और इसमें जो है किसी ने भी जो सही जवाब नहीं दिया था दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, ये सारी बातें आपको एसेसन रीजन कथन कारण और सूची मिलाव बहुत सारे रूप से दे सकता है। प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है, प्रश्न का स्टैंडर्ड आप देख रहे होंगे। हमारा ये आंसर होगा डी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो आप हर प्रकार से जो है अपनी तैयारी पुख्ता करके रखिए, तभी जो है आपको लाभ होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 जो अभी पेश किया गया में पंचायतों के पदाधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के संबंध में कथनों पर विचार करें और कूट के हिसाब से आप आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए बढ़िया। पहला है, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को छांटें। ऐसे सत्य कथन बताना, इसमें नहीं लिखा गया दोस्तों, सत्य कथन को बताना है। आंसर भी आ गया 13C, बढ़िया। 13A, वेरी गुड। चलिए 13D, तुक्का मार रहे हैं सभी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन से प्रश्न आते हैं। 13C, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। बात करें, ओके, स्किप। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोग का पढ़ाई हो रहा होगा अच्छे से। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से 25,000 किया गया, बिल्कुल सही बात है, किया गया है। ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया, बिल्कुल सही बात है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया, नहीं दोस्तों, ये 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 5,000 नहीं किया गया है, 1,500 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। तो 2 गलत है, ये गलत है और ये गलत है। सही कथन बताना है तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 द ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो बजट को भी ध्यान रखेंगे, बजट, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और इससे मैं प्रश्न लेने वाला हूं लगातार, ताकि आपका आर्थिक सर्वेक्षण हो जाए और और जो है वो आपका बजट भी क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरा चीज, कल से वैसे भी पंचायती राज व्यवस्था या हिस्ट्री जो भी है चालू करेंगे ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन जो क्वेश्चन आवर का टाइम क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है। मानदेय इस प्रकार से उनकी सैलरी समझ लीजिए। मानदेय कुछ नहीं होता है, मतलब उनको सैलरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन लोग प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, तो इसलिए उनको सैलरी न बोलकर मानदेय बोला जाता है, ताकि वो उससे पेट्रोल आदि का जो खर्चा है उसको निकाल कर क्या किया जा सके, काम कर सके जनता की भलाई के लिए। भाई वो भी इधर उधर जाते हैं तो उनको पैसा लगता है, इसलिए उनको सैलरी नहीं बोला जाता, मानदेय बोला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 14 बा, वेरी गुड। वेरी गुड, क्या बात है। बी, वेरी गुड। बी 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 बी, ए बी 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 बी, डी आया है किसी का, बी आया है, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब इस प्रश्न के आंसर आपको नहीं पता तो दोस्तों हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, सॉरी सीजी को। छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 18 दोस्तों। ठीक है, 18 के 18 18 के 18
मैं अभी आपको गिनवा भी देता लेकिन समय ज्यादा लगेगा, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से आप लोग स्टार्ट करिए। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और अगर उत्तर की ओर अगर जाके हम लोग देखेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। जसपुर के बाद नीचे रायगढ़, नीचे महासमुंद, उसके बाद गरियाबंद, उसके बाद धमतरी, और उसके बाद है आपका कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। कांकेर के बाद आपका आ जाएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद आ जाएगा आपका कवर्धा, और कवर्धा के बाद मुंगेली। तो 18 हैं, ठीक है। केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। हाँ, आप सभी 2 देंगे। उसके बाद बात करें प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या है, तो ये तो सभी यार अच्छे से जानते होंगे। मध्य प्रदेश, ठीक है। ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। फिर नीचे उतरो उधर से, झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। क्लियर है? 10 जिला भू आविष्ठित जिला है, बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखेंगे। मैं आप लोगों को पता होगा करके इसमें मैप नहीं डाला हूं, नहीं तो मैप के हिसाब से आपको बता दिया जाता। बढ़िया। तो इसमें केवल 2 सही आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। भात्रा नाट उरांव जनजाति से संबंधित है। मरम पाटा एक गीत है। और घोटुल मूरिया जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। अच्छा, एक है ना कि सभी बोल रहे हैं सर क्लास बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, आपको करनी हो करिए, नहीं करनी हो आनंद मनाइए, जैसे आपको आनंद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है। आंसर आना बंद हो गया, क्यों भाई इतना टफ है? क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बताओ दोस्तों। सी। ओके, डी। क्या बात है? सीजी में टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बी, डी, डी, सब तुक्का वाले हैं। हाँ मैं समझ गया, समझ गया। 50 ओवर नहीं खेल पाए। 2020 नॉकआउट सीरीज चलाना है, ठीक। देखिए लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, सभी को पता है यार, लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, ठीक है। भातरा नाट उरांव जनजाति से संबंधित। भातरा जब नाट बोल रहा है तो भातरा जनजाति से संबंधित होगा, उरांव जनजाति से कैसे संबंधित होगा? सीधे सी बात है, ये गलत है। और जिसमें बी है उसको स्किप कर दो, सही उत्तर चुनना है। तो बी किस में है? इसमें है, स्किप कर दो। बी किस में? इसमें, स्किप कर दो। इसमें नहीं है तो और देख लीजिए। मरम पाटा एक गीत है, बिल्कुल मरम पाटा एक गीत है, ठीक है, मूरिया जनजाति से संबंधित है। घोटुल मूरिया जनजाति से संबंधित, ये भी मूरिया जनजाति से संबंधित। तो ये दोनों तीनों तो सही है, ए सी डी, ए सी डी, और इसी को आंसर कोई नहीं दे रहा है, यही हमारा आंसर होगा। थोड़ा इसकी मेथड भी अपनाइए कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी जो प्रतियोगिता हो रही है वो स्मार्टनेस की है, आप कितना स्मार्ट हैं, कितने अच्छे से जवाब दे पाते हैं। और सभी को पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? जल्दी बताएंगे दोस्तों। अल्प विराम चिन्ह के संबंध में कौन सा प्रश्न कौन सा है जो असंगत है? जल्दी से बताइए। सोलह का आंसर दो भाई। ये हो गया, 15 खत्म हो गया, 16 का आंसर दीजिए। सब सुसुप्त अवस्था में आ गए और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे।
बी डी 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 डी। वाह, एक थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, उपवाक्यों को अलग करने के लिए तो इसके नियम मैं बता रहा हूं, एक बार अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। क्या कि दो से अधिक, अच्छा लेट पहुंच रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, अब मैं कोई आपका नहीं ले रहा हूं कमेंट। दो से अधिक समान स्तरीय जो पद होते हैं दोस्तों, पदों, ठीक है, उपबंधों, उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं पूरा विस्तृत नहीं बता सकता, मैं थोड़े से उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे जैसे हम लोग को लिखना है धनी, निर्धन, तो कॉमा लगा लगा के लिखते जाते हैं। आपको पता है शहरी, शिक्षित, ग्रामीण, सभी को क्या है, मताधिकार का अधिकार है। इस प्रकार से कॉमा लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो शब्दों को अलग करने के लिए होगा, जिसको पद कहा जाता है व्याकरणिक भाषा में। उपवाक्यों, जैसे मैं आज सुबह 5 बजे उठकर कॉमा लगाकर नहा धोकर कॉलेज आया, या नहा धोकर स्कूल गया, या घूमने गया, या खाना खाया, आप जो भी लगा सकते हो। तो उपवाक्यों को अलग करने के लिए थ्योरी क्लासेस में डिटेल में समझेंगे दोस्तों, यहां पर अगर इसको बताऊंगा तो 1 घंटा यही लग जाएगा। किया जाता है, ठीक है, किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए, ये नहीं है दोस्तों, किसी भी तथ्य के स्पष्ट संकेत करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए निर्देशक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप बोलोगे निर्देशक चिन्ह क्या होता है, तो हम लोग जो है चिन्ह लगाते हैं दोस्तों ऐसे, और एक ऐसे। तो ये जो छोटा वाला जो चिन्ह है, इसको निर्देशक चिन्ह नहीं बोलते हैं, इसको निर्देशक, इसको तो डैश कहा जाता है, इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, दो पदों को जोड़ने वाला। और हम लोग क्या बोलते हैं, डैश। इंग्लिश याद है अपने को, क्या, डैश। चलो डैश डैश करो, ये होता है निर्देशक चिन्ह। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, असंगत हो गया। आंसर तो आ गया, लेकिन देखिए यहां भी भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए किया जाता है। अब भावातिरेक में शब्दों पर बल देने से तात्पर्य समझिए, आप लोग कहीं कुछ देखे, शेर देखे, तो आप आश्चर्य से क्या बोलेंगे, देखो देखो, है ना। आप क्या बोलोगे, देखो देखो, है ना, शेर आया। ठीक है, तो इसमें आप शब्दों पर बल दे रहे हो, किस पर, देखो देखो। आप लोगों को क्या कर रहे हो, दिखाना चाह रहे हो कि देखो देखो, तो शब्दों पर बल दे रहे हो। भाव आपके आने से शब्दों पर बल पड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए कॉमा का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एकदम निश्चित है, इसको एकदम शाश्वत सत्य आप याद रखेंगे। अभिवादन में, तो अभिवादन में दोस्तों आप लोगों ने सभी ने जो है अपने अपने समय में प्रेम पत्र लिखा होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रेम पत्र नहीं लिखा होगा। ठीक, तो प्रेम पत्र से आशय नहीं है, अभी सब अपनी अपनी वाले को, अपने अपने वाले को याद नहीं करेंगे। प्रेम पत्र से आशय, जब पत्र व्यवहार चल रहा था तो अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने बहन को भी लिख सकते हो, लेकिन आप जो समझ रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर प्रिय, ठीक है, समथिंग समथिंग कॉमा लगता था। ठीक है, अब यहां पर आप पूज्य चाचा जी लिख लो, ठीक है, या प्रिय बेटे लिख लो, प्रिय मित्र लिख लो, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभिवादन में लगता था। समापन की बात करें दोस्तों, तो समापन में भवदीय, ठीक है, जब लास्ट में लिखते थे, या तुम्हारा, अपना, आपका, फलाना ढिमका, ये भी लिखते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और पता लिखते समय जैसे क्वार्टर नंबर है 1 2 3 ए कॉमा भाटापारा, इसमें भी लिखते हैं पता के लिए। ठीक है, दिनांक में भी लिखते हैं, जैसे 28 अप्रैल, सॉरी 28 अप्रैल 2021। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पक्का लिखा है, जो नहीं लिखा हूं बोल रहा है ना, वो तो फिर
बाजा फाड़ लिखा है, ठीक। 28 अप्रैल 2021। तो इस प्रकार से हम लोग दिनांक में या सम्मान सूचक अभिवादन में भी दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी दो चार हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं सभी पर अभी डिस्कस करूंगा। तो आपके क्लास का समापन समय हो चुका है और हमारे पास और भी शब्द बचे हैं, प्रश्न बचे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा। गुड इवनिंग, अभी समाप्ति के समय, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पूरा सेशन आप बाद में देखिएगा। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सारी चीजें जो है बता दी है। चलिए आगे चलते हैं। आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जल्दी से देखेंगे और बताएंगे वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। जल्दी, आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। 16 बी। वेरी गुड, आते ही आंसर मार दिए, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। चलिए, आप मेरे मित्र हो, फलाना डिम चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, आनंद के साथ बढ़िया। आप मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आप सभी मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा भला चाहता ही हूं। बी, विशेषण संबंधी अशुद्धि। बताएंगे विशेषण संबंधी अशुद्धि कैसे हुई, जरा आप मुझे बताइए, या तो फिर आप तुक्का मार रहे हैं? ए ए बी बी ए ए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए, वेरी गुड, वाह वाह, बहुत लोगों का अच्छा आंसर आ रहा है भाई। आप मेरे मित्र हो, जब आप मैं यहाँ लगा रहा हूं आप मेरे मित्र हो, तो यहाँ तुम्हारा क्यों लगा रहा हूं भाई? सर्वनाम जब यहाँ चेंज होगा तो आपका लगाऊंगा ना, ठीक है। मैं, आप मेरे मित्र हो और मैं आप सबका भला चाहता हूं, आपका भला चाहता हूं। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है? सभी छाप दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, समय कम है। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। चलिए इसको बताने वाले को मेरे तरफ से 2 छत्तीसगढ़िया लॉलीपॉप गिफ्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया लॉलीपॉप भाई। और लॉलीपॉप किसे कहते हैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं भाई। अभी आओगे बोलोगे सर 1 रुपये वाला नहीं, तो मैं लॉलीपॉप की बात कर रहा हूं। आंसर आ गया 18 ए। वेरी गुड, ज्यादा लॉलीपॉप देना पड़ेगा लग रहा है मुझे। क्या बात है, धमाकेदार 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 सीरीज, आनंद है। यहाँ मैं समझ चुका हूं, एक बच्चा अगर ये मारता है तो पूरे भेड़ चाल कूद जाते हो। हाँ जी, 2 ऑप्शन नहीं मिलता है, एक ही ऑप्शन मिलेगा। चलिए बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। ये एक ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, एस कुमार साहू जी ने। अब वो तुक्का में दिया है कि जानकारी है, मैं नहीं जानता। रेशमा जी का भी बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, और जानकारी है तो बहुत बधाई के पात्र हो साहू जी और गेनले जी, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी बधाई के पात्र हैं, ठीक। देखिए इसका सही आंसर होगा आहार्य अभिनय, ठीक है। क्या होता है? आहार्य अभिनय। जो शरीर की भाव भंगिमाओं से जो अभिनय किया जाता है, समझिएगा, जो शरीर के भाव भंगिमाओं से अभिनय किया जाता है। काया, शरीर किसको कहते हैं? काया, उसको कहते हैं दोस्तों कायिक अभिनय, ठीक है। जो हाव भाव से अभिनय किया जाता है, हाव भाव जो दिखाकर, आंख, गुस्सा, ऐसे भाव दिखाकर, गुस्सा, हंसी, इस प्रकार के भाव से जो भाव किया जाता है, उसको कहते हैं सात्विक अभिनय। बहुत अच्छे से समझिएगा। वाचिक अभिनय, वाणी से जो व्यक्त करके अभिनय किया जा सकता है, वाणी के द्वारा, तो उसे कहते हैं वाचिक अभिनय, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्दों में पूछा जा सकता है। आहार अभिनय सेंट्रल में पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है? क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से धड़ाधड़ बता दीजिए। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद खेल समाप्त आज का, और फिर ऐश करिए, खाना वाना खाइए, 9:30 बजे मैच की क्लास अटेंड कीजिए। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से असंगत है? ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ना, कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलना, खून सफेद हो जाना, शक्तिहीन होना, गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से छाप देंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से छाप देंगे। अच्छा, और मात्र 70 लोगों को ही क्लास पसंद आया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उतने ही लोगों ने लाइक किया है। तो बाकी जो लाइक नहीं किए हो भैया, ये भी बताइए क्या समस्या है इसमें, और क्या कर सकता हूं मैं? कुछ विशेष आपका सुझाव हो तो वो भी आमंत्रित है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, तो ये पद्धति पर मैं चलता हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोई कमी है तो उजागर कीजिएगा, उसको भी हम लोग सुधारेंगे। 9 का ए आंसर, 19 का ए आना स्टार्ट हो गया। ए ए ए बी सी, एस तो ऑप्शन में ही नहीं है, सी ए ए, वेरी गुड, बढ़िया। चलो, बहुत लोगों का जो है वो पकड़ बनाए हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर, जबरदस्त, क्या बात है। मतलब मैक्सिमम गलत आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा हम शब्दों पर ध्यान देंगे। ठीक, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ना, ये करेक्ट है। कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलना, सभी जानते हैं। गोटी लाल करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, ये भी सही है दोस्तों। खून सफेद होना, शक्तिहीन होना नहीं है। दया भाव, दया या करुणा भाव न होना, ठीक है, दया या करुणा भाव न होना, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन सी, दृष्टि से असंगत है खून सफेद होना का। क्लियर है? चलिए अंतिम प्रश्न, खेलो, लास्ट बॉल है, 6 मारिए। किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इस बाल में छक्का आना चाहिए और सभी के सभी सही आंसर आना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जल्दी से बताएंगे, लास्ट बॉल है, सभी का आंसर सही आना चाहिए दोस्तों, सभी के आंसर सही आना चाहिए। और जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास लेनी है, कल से आप रहिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लास मिलेगी, बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो कल इसी टाइम पर 8 बजे हम लोग मिलेंगे। जल्दी से बताइए, 20 का सी ए सी ए, अच्छा छोटा है करके दे रहे हैं, अच्छा चलो, सी सी ए, चलिए लगभग कुछ लोगों का सही जवाब आया है, और जो आया है उन लोग, मैं आशा करता हूं कि तुक्का नहीं मारे होंगे, सही होगा तभी दिए होंगे और पता होगा तभी दिए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत सारा गलत जवाब आ रहा है। अवधूत दोस्तों, अव प्लस धूत, ये तो सही है। यहां पर देखें, अव प्लस ईक्षण, ये भी सही है। अवेक्षण, अव प्लस आपे, ये शायद आपके लिए नया शब्द है तो इसको मैं कर देता हूं, अव प्लस आपे, ये भी सही है। अवधि की संरचना है दोस्तों अ प्लस वध प्लस ई, इसको कहते हैं अवधि। तो इसमें अ उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। ठीक है, तो हमें पूछा है अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यह इतना था हमारा क्वेश्चन। सर मुझे बस इसी बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, तो छत्तीसगढ़ पटवारी का क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है, जिसको भी इसको ज्वाइन करना है जल्दी से कर लीजिए, समय कम है, फिर आपको पढ़ने का समय कम मिलता है इस नंबर पर। ठीक, अब
जितने भी क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ, अगर 1 मिनट में आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए।